हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। अब तक तो आप सब लोग मुझे जानने लग गए होंगे। तो आज यार हम एक इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यार अभी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आए थे और दोस्तों ने भी काफ़ी पूछा था कि यार तूने कोचिंग कहाँ से की है और तेरा ये कौन सा अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने उससे पहले स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रखा था। उसके लिए भी मैंने अच्छी तैयारी कर रखी थी। तो मेरा फाउंडेशन था, उसके बाद मैंने अच्छे से मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था ये। तो ये चीज़ आप मत सोचिए कि जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली एक साल की तैयारी ही करते हैं। उनका थोड़ा बेस ज़रूर होता है। जो कॉलेज के जस्ट बाद टॉपर बनते हैं वो भी क्या करते हैं, कॉलेज के साथ ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। वैसा ही कुछ मेरा था। स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हुए मेरा कुछ जीएस का बैकग्राउंड बन गया था और यूपीएससी में मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद आता है कि आपने कोचिंग्स कहाँ से की। तो मैं जो जीएस की कोचिंग थी वो मैंने कहीं से जीएस की कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग करणदीप सर के पास ली है, जो पहले फॉर्म आईएएस में पढ़ाते थे। अभी वो लेवल अप आईएएस में पढ़ा रहे हैं। तो वही मेरे एक एंथ्रोपोलॉजी के मेंटर थे। उनके अलावा अब बात आती है कि ये कोचिंग्स इतनी इंस्टीट्यूशन है वो इतनी फ़ोटोज़ क्यों छापती हैं। तो उसका कारण है, उसके दो तीन कारण हैं। एक तो जैसे मैंने आरएस का भी एग्ज़ाम दिया था, दूसरा आईएएस का भी एग्ज़ाम दिया था। तो दोनों की जब मैं इंटरव्यू स्टेज में पहुंचा तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिए थे। तो जैसे आरएस में मैंने 27 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो वहाँ लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस के पास मैं मॉक इंटरव्यू देने चला गया था। और आईएएस में भी मैंने काफ़ी 14-15 मॉक इंटरव्यू दे दिए थे। तो जिन इंस्टीट्यूशंस के पास मैं मॉक इंटरव्यू देने गया तो वो भी मुझे अपना स्टूडेंट क्लेम करेंगे। उसके अलावा जब कोरोना टाइम्स था, मैं घर से प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने बहुत सारी कोचिंग्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं हम लाइटली। जैसे कि यदि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं या फिर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो भी पहले रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो उस सेंस में आप उनके भी स्टूडेंट हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे प्री मेंस इंटरव्यू, इनके लिए कितने सारे सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट्स में जैसे मतलब मेंस के अंदर भी देखें तो 16 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 15-16 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उनमें से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है कि एक टॉपिक आपने किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिया और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो वो भी आपको एज ए स्टूडेंट आपको क्लेम करेंगे। कोई यदि इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसने आज तक बैच स्टार्ट नहीं किया, वो भी स्टूडेंट क्लेम कर सकती है, क्योंकि आपने हमारे यहाँ से करंट अफेयर पढ़ा। करंट अफेयर इतनी डायनामिक चीज़ है, आपको 4-5-10 जगह से कवर करना पड़ता है। तो वो सभी इंस्टीट्यूशन अपना क्रेडिट उसमें लेती हैं। यदि कोई इंस्टीट्यूशन कहती है कि हमारे साथ यदि ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो मतलब किसी रिसोर्स के लिए उनसे ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो वो भी क्लेम करते हैं कि हाँ ये हमारा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का स्टूडेंट था। इसलिए आपको जनरली दिखेगा कि टॉपर्स की जो फ़ोटोज़ है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस प्ले करती हैं, मतलब जो अपने वहाँ पे पोस्टर पे लगाती है। और वो अपने सेंस में सही भी हैं, वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कहीं अपना एक छोटा सा रोल प्ले किया है। तो हमेशा जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है वो काफ़ी लंबी होती है, लगभग 2-3 साल की जर्नी होती है। उसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, उसमें आपको रिसोर्स मटेरियल ढूंढने पड़ते हैं। फिर आप कोई आंसर की भी डाउनलोड कर लो तो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाते हैं, बहुत सारे पेपर आपको पसंद नहीं आते, फिर आप दूसरी इंस्टीट्यूशन के पेपर लगाते हैं। तो इस तरीके से एक लंबी जर्नी हो जाती है, जिसमें सबका तो किसी न किसी का थोड़ा रोल होता ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अलग अलग कोचिंग के सेमिनार्स में कैसे। तब सेमिनार्स में 2-3 कारण होते हैं कि इंस्टीट्यूशन द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आप बच्चों को आकर मोटिवेट करो, उनको गाइडेंस दो। तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा है। यदि आप अवेलेबल हो उस जगह तो आपको जाना पड़ता है। और यदि कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर या इंस्टीट्यूट का कोई मेंटर यदि आपके साथ किसी टॉपर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो उसका स्टूडेंट हुआ। ठीक है, उन्होंने कहीं रोल प्ले किया, स्टूडेंट के टीचर के प्रति एक रेस्पेक्ट होती है, तो इसलिए उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है, टॉपर्स मीट वगैरह होती हैं। तो टॉपर्स मीट वगैरह में टॉपर्स सारे आते हैं, तो एज ए क्यूरियोसिटी सभी लोग भी चले जाते हैं कि हाँ हम आके मिलते हैं, टॉपर से मुलाकात हो जाएगी, अच्छी दोस्ती वगैरह हो जाएगी। तो इसलिए टॉपर्स मीट में जाते हैं।
तो ये तो सारा हुआ कोचिंग का। अब दूसरा है कि मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस है, वो सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए पेमेंट ले रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी भी हैं जिनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी जिनसे कि ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ना मतलब कि मेरी फ़ी रिड्यूस कर दो। उन्होंने उस टाइम पे फ़ी रिड्यूस नहीं की थी और आज वो मुझे चाहे सेमिनार के लिए भी बुला सकते हैं। तो ऐसी कोचिंग एग्जिस्ट करती हैं। तो जो कैपिटलिज्म का मॉडल है उसमें डर्टी कैपिटलिज्म भी होगा, एथिकल कैपिटलिज्म भी होगा, ये एक फैक्ट है। और आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो तो आप किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट करो तो अपने विवेक से करो कि आपको किस तरीके की ज़रूरत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों करें? अपना टाइम बचाइए जो कोचिंग में जाने का, उस टाइम को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज़ कीजिए। आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो कोचिंग करना ज़रूरी थोड़ी ना है, बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोचिंग नहीं की तो कोचिंग का मटेरियल यूज़ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र नगर की एक भी कोचिंग को मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसका यदि मैंने कोई भी कंटेंट को यूज़ ना किया हो। या मैंने तो इवन दिल्ली को छोड़ो, मैंने जयपुर हैदराबाद तक की कोचिंग है उनके भी मटेरियल को यूज़ किया है। और सिंगल टॉपिक जैसे मेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते थे जिसमें मतलब कि जैसे कोई आरपी एक्ट हो गया, नहीं मिलता था इनका मटेरियल। किसी कोचिंग से आपको फॉलो करना पड़ सकता है, वो चाहे चेन्नई की हो, हैदराबाद की हो, जयपुर की हो, दिल्ली की हो, मुझे किसी कोचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट मिलता मैं वो कंटेंट को पिकअप कर लेता था और फिर मेरा कंटेंट बनाता। और मैंने कोचिंग्स के ही कंटेंट नहीं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स, बहुत सारे टॉपर्स के जो स्ट्रेटजी वीडियो हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कॉपी की हैं। अब असंख्य नाम है, श्रेयास कुमार सर हैं, रामनिवास सर हैं, आसिमा मित्तल मैम हैं, बहुत सारे जो ऐसे टॉपर्स हैं उनसे मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें हैं मैंने वो सीखी हैं। उसके अलावा ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स को भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फ्री रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने सेशंस बनाए हैं फ्री के, उनका इस्तेमाल मैंने किया है। तो इसलिए उन सभी कोचिंगों को मैं अपने दिल से मैं उनके लिए थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस कोचिंग में फाउंडेशन कोर्स किया है। मैंने किसी भी कोचिंग में कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। हालांकि उनका मटेरियल मैंने यूज़ किया है, उनका क्लासरूम मटेरियल मैंने यूज़ किया है, उनके प्रिंटेड नोट्स मैंने यूज़ किए हैं। और वो भी मैं 3-3 4-4 कोचिंगों की प्रिंटेड मटेरियल सामने रखता था, उसमें से देखता था कि कौन सा टॉपिक किस इंस्टीट्यूशन में अच्छा कराया हुआ है। तो यही अप्रोच आपको रखनी है। आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हो, इंफोडेमिक्स है, हज़ारों इंफॉर्मेशन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी है? आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ना टॉपर के ऊपर करना, ना इंस्टीट्यूशंस के दावों पे करना। अब इंस्टीट्यूशन बोलेगी ये हमारे सब क्लासरूम स्टूडेंट थे तो आप मान लोगे क्या? इतना आप आईएएस की तैयारी करने आए हो तो इतनी आपको मेच्योरिटी होनी चाहिए कि टॉपर्स ने यहाँ पे कभी एक ओपन टेस्ट दे लिया होगा तो भी वो उनका स्टूडेंट माना जाएगा। स्टूडेंट ने मॉक इंटरव्यू दिया होगा, 1-to-1 डेप डिस्कशन किया होगा तो भी वो उनका स्टूडेंट माना जाएगा। तो आप जब भी अपनी बहुत हार्ड अर्न मनी है, इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बनाने आया हूँ कि उस मनी को आप वेस्ट मत कीजिए। आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिए और आपकी किस प्रकार की ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज़ कीजिए। और सभी कोचिंग्स खराब नहीं है। मैंने पहले बताया कि कुछ कोचिंग एथिकल भी है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए पूछा था कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके लिए स्टडी मटेरियल क्या आप प्रोवाइड करवा सकते हो? तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसी जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम उन्हें फ्री में मटेरियल देंगे। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ये भी कहा कि हम फ्री में क्लासें भी दे देंगे। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं उन कोचिंग्स को प्रमोट कर रहा हूँ। तो कुछ कोचिंग्स हैं जो स्टूडेंट वेलफेयर में काम कर रही हैं, वहीं पे कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जिन्हें मैंने पूछा भी था कि क्या आप फ्री में कोचिंग दे सकते हैं। उनका रिप्लाई यही रहता है कि आप पे कर दीजिए 50% हम माफ़ कर देंगे। तो इस तरीके से मतलब कुछ पूरा सर्विस सेक्टर पे जाके एकदम कैपिटलिज्म का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। कुछ फॉर द शेक ऑफ ह्यूमनिटी और फॉर द शेक ऑफ मतलब जो पुअर पीपल हैं उनके लिए वो फ्री में भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल बेसिस पे। तो
हमें यही करना है कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी तैयारी कैसी है, हमें कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारे पास टाइम कितना है। हो सकता है मेरे पास यदि टाइम होता, मेरे पास यदि सफिशिएंट पैसे होते, तो मैं भी कोचिंग कर लेता, कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा ज़रूर मिलता। तो ये वीडियो बस मेरा इसीलिए है, मैं आपसे सभी से कह रहा हूँ कि आप अपने पैसे को सही से इस्तेमाल कीजिए। आपको लगता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो ही कीजिए, और उस कोचिंग के रिव्यूज़ लीजिए, टॉपर से नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट से जो वहाँ पे पढ़ के गए हैं। टॉपर तो यदि एक क्लास भी चला गया, खुद की सेल्फ स्टडी से वो टॉपर बन गया, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो उस एक क्लास से मतलब टॉपर बना है। उसके हज़ारों फैक्टर्स है, हज़ारों दिन की तैयारी है। अब सोचिए कि ना 2-3 साल की तैयारी में हमारे जो दिन होते हैं 800-900 दिन की तैयारी हो जाती है। किसी भी दिन यदि किसी ने एक बार भी यदि एक भी क्वेश्चन में हेल्प कर दिया ना, मतलब आपने यदि किसी से 5 क्वेश्चन लिखवा के चेक भी करवा लिए ना, तो वो क्रेडिट देगा पूरा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसको एकदम आराम से समझिए। मैं आपको कोचिंग किस तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या कोचिंग के पैरामीटर्स होने चाहिए, तो उनके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आज मेरा यही था कि मैं कहीं पे कोई मोटिवेशन सेमिनार या कहीं पे बच्चों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए, और एज ए सीरियस कैंडिडेट आप उस इंस्टीट्यूशन का पूरी बात लीजिए, वहाँ की डेमो क्लास लेके दीजिए, उसका स्टडी मटेरियल देख लीजिए, उसके प्रीवियस स्टूडेंट्स के व्यूज़ देख लीजिए, उसकी जो प्रीवियस आंसर राइटिंग की कॉपीज़ देख लीजिए। सारी चीज़ कंसिडर करने के बाद ही आप उस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। तो ये मेरे आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें एकदम डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको कभी किसी के ऐसे दिखावा में नहीं आना है। और कोचिंग्स हैं, अच्छी कोचिंग है, बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। तो जो मेहनत करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वास्तव में कर रही हैं, आप उनके साथ जाइए, अपनी जर्नी को आसान कीजिए। यदि उनके बिना भी करना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, और यही इंस्टीट्यूशंस बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो बस आज का मतलब यही एक टॉपिक था कि यार कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गौरव भैया आपने कहाँ से की? आप कुछ कमेंट सेक्शंस में आएंगे कि इसने तो इस कोचिंग से की है, तो अब कुछ प्रमोटेड अब जैसे हो सकते हैं। अब किसी कोचिंग का कोई आईटी सेल है तो वो लिख देगा कि नहीं नहीं इसने तो यहाँ से कोचिंग की। यदि कोचिंग की तो किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर मतलब कोई आंसर शीट वगैरह तो होनी चाहिए कि हाँ ये गौरव की आंसर शीट है, इसने यहाँ पे आंसर्स लिखे थे, या कोई वीडियो होना चाहिए कि हाँ ये इस क्लास में बैठ के क्लास ले रहा था। तो मैं अपनी तरफ से यही क्लियर करना चाहता हूँ, और बाकी आप अपने एकदम जो स्व विवेक से डिसीजन लीजिए कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, बाय बाय।